सो हे हाय हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है अनोखी मोहब्बत। तो चलिए स्टोरी को। ये रिश्तों का सिलसिला इतना अजीब क्यों है? जो मेरे नसीब में नहीं वो ही दिल के करीब क्यों है? ना जाने कैसे मिल जाती हैं लोगों की उनकी चाहत। आखिर किससे पूछूं हम इतने बदनसीब क्यों हैं? क्या शायरी है। तो चलिए अब बिना किसी बकवास के स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले जान लेते हैं कि स्टोरी के लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जो रिद्धि होती है वो जब आती है तो उसे पता चलता है कि दादी माँ और दादाजी चारों धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं। जिससे रिद्धि उनके पास जाती है तो दादी माँ बोलती हैं, रिद्धि बेटा, हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप इस घर को बहुत अच्छे से संभालेंगी और ध्यान रखेंगी। रिद्धि भी दादी माँ से बोलती हैं कि ठीक है दादी माँ, हम आपका विश्वास नहीं टूटने देंगे। दादी माँ उसकी बात सुनकर कहती है, सबके साथ साथ आप अपना भी ध्यान रखिएगा। और चलिए अब रोना बंद करिए और हमारी पैकिंग में मदद करिए। हमें थोड़ी ही देर में निकलना है, अब इसके आगे। इतना बोलकर रिद्धि दादी माँ के साथ पैकिंग कराने लगती हैं। इतने में वहाँ ईशान और कशिश भी आकर आ जाते हैं और फिर सब लोग मिलकर दादाजी और दादी माँ की पैकिंग कराने लगते हैं। थोड़ी देर में ही वे सब उन दोनों को एयरपोर्ट से ऑफ करने के लिए जाते हैं। घर आकर सब डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद सब लोग लिविंग रूम में बैठे होते हैं। आर्य अपने लैपटॉप में घुसी ऑफिस का काम कर रही होती हैं। कशिश और ईशान दोनों कार्टून देख रहे होते हैं और रिद्धि अपने फ़ोन में अपनी फ्रेंड से चैट में बिजी होती हैं। कशिश कुछ देर बाद बोलती है, आर्य भाई, क्या आपको नींद आ रही है? ओह, आर्य नहीं, ईशान भाई, क्या आपको नींद आ रही है? जिस पर ईशान बोलता है, नहीं, पर तुझे क्या करना है? रिद्धि भी बोलती है, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है, क्यों ना कोई मूवी देखें। ईशान इस पर बोलता है, हाँ यही सही आइडिया है। क्यों भाई, आप क्या कहते हो? आर्य बोलती है, हाँ ठीक है, कोई अच्छी सी मूवी लगा लो, मैं इतने में फ्रेश होकर आती हूँ। कशिश आर्य को देखते हुए बोलती है, ठीक है मूवी तो देखेंगे, लेकिन भाई कोई लव स्टोरी नहीं देखेंगे, आज मेरा हॉरर मूवी देखने का मन है। जिस पर आर्य घबराते हुए बोलती है, नहीं नहीं, कोई मूवी नहीं देखेंगे। ईशान आर्य को चिढ़ाते हुए बोलता है, भाई मूवी नहीं देखनी है या बस हॉरर मूवी नहीं देखनी है? जिस पर कशिश बोलती है, भाभी आप जानते हो, आर्य भाई को हॉरर मूवी से डर लगता है और ये कभी भी हमारे साथ हॉरर मूवी नहीं देखते हैं। ये सुनकर रिद्धि हंसने लगती है तो आर्य रिद्धि और कशिश को घूरने लगती है। आर्य के घूरने से रिद्धि तो चुप हो जाती है। जिस पर आर्य बोलती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम हॉरर मूवी देखो, मैं हॉरर मूवी देखूंगा, मुझे नहीं डर लगता है। जिस पर ईशान बोलता है, ठीक है भाई, अगर ऐसी ही बात है तो चलो आज हमारे साथ आप बैठकर मूवी देखो। आर्य भी बोलता है, ठीक है चलो लगाओ मूवी, मैं भी देख लूँगा तुम्हारी सो कॉल्ड हॉरर मूवी। ईशान बोलता है, तो ठीक है भाई, आप जाकर खाने पीने का अरेंजमेंट कीजिए, मैं जाकर मूवी का सेटअप करके आता हूँ। वो दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं और इधर रिद्धि और कशिश उठकर अपने अपने रूम में चेंज करने के लिए चली जाती हैं। रिद्धि और कशिश दोनों अपना नाइट सूट पहनकर थिएटर रूम में पहुंचती हैं। रिद्धि देखती है कि आर्य तो अभी भी अपने लैपटॉप में लगा हुआ है और ईशान मूवी का सेटअप कर रहा है और सामने के टेबल पर ढेर सारे पॉपकॉर्न, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक रखी हुई होती हैं। रिद्धि ईशान से पूछती है, हुआ नहीं है क्या अभी? ईशान बोलता है, नहीं भाभी, बस हो गया। रिद्धि की आवाज़ सुनकर आर्य रिद्धि की तरफ मुंह उठाकर देखता है तो एक बार को उसमें खो सा जाता है। नाइट सूट में वो बहुत ही क्यूट लग रही थी।
वो बस उसे बेतहासा देखे ही जा रही थी और उसके मुंह से निकल जाता है हाउ क्यूट। आर्य के मुंह से ये सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं तो वो जल्दी से अपनी नज़रें लैपटॉप में गड़ा लेती है। आर्य बोलती है, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं अपने प्रेजेंटेशन को हाउ क्यूट कह रहा था। जिस पर ईशान आर्य के बराबर में बैठते हुए बोलता है, भाई इतना चलाने की कोशिश मत करो, हमें भी पता है कि प्रेजेंटेशन क्यूट नहीं होती और साथ में ये भी पता है कि आपने ये क्यूट किसके लिए कहा है। ईशान की बात सुनकर आर्य बोलती है, अगर तुम्हें यही सब बकवास करनी है तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। जिस पर कशिश आर्य को वापस बैठाते हुए बोलती है, अरे नहीं नहीं भाई, आप कहाँ जा रहे हो? ईशान भाई आप भी चुप करो और मूवी शुरू करो। सब जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। सोफे पर सबसे पहले कशिश के बराबर में रिद्धि, उसके बराबर में आर्य और फिर ईशान बैठे हुए होते हैं। ईशान बोलता है, चलो भाभी आज आप बताओ कौन सी हॉरर मूवी देखनी है। जिस पर कशिश बोलती है, भाई एनाबेला या एविल डेथ। जिस पर ईशान बोलता है, एविल डेथ नहीं, सॉरी आर्य बोलती है एविल डेथ नहीं। ये सुनकर रिद्धि और ईशान की दबी दबी सी हंसी निकल जाती है। आर्य बोलती है, ठीक है भाई इतना चिल्ला क्यों रहे हो, एनाबेला ही लगा लेते हैं, क्यों भाभी? रिद्धि बोलती है ईशान मूवी शुरू करता है और फिर वो चारों मूवी देखने लगते हैं। कहने को तो आर्य और रिद्धि दोनों आसपास बैठे थे, लेकिन उन दोनों के बीच में अभी भी एक अच्छी खासी दूरी थी। आर्य को सच में डर लग रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर ऐसे सख्त एक्सप्रेशन बनाए हुए थे कि कोई भी कह नहीं पा सकता है कि वो अंदर से डर रही है। उसने तो सोचा था कि वो अपने लैपटॉप में काम करती रहेगी और मूवी चलती रहेगी, लेकिन हमारे ईशान ने उसके हाथ से लैपटॉप लेकर पहले ही अलग रख दिया था। अब उसे ज़बरदस्ती मूवी देखनी ही पड़ रही थी। कशिश और रिद्धि तो पॉपकॉर्न खाते खाते मूवी को अच्छे से एंजॉय भी कर रहे थे। रिद्धि को इस तरह ध्यान से मूवी देखते हुए देखकर वो सोचती है, कौन कहता है कि इसकी शादी हो गई है? हरकतें तो सारी बच्चों जैसी है, लेकिन जो भी है सच में बहुत क्यूट है। वो चारों चुपचाप मूवी देख रहे थे, तभी एक तेज आवाज़ होती है और आर्य के हाथ से पॉपकॉर्न का बाउल नीचे गिर जाता है। जिस पर ईशान बोलता है, भाई ये क्या किया आपने, आप तो डर गए। और ये कहकर वो और कशिश दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और वहीं रिद्धि जोरों जोरों से हंसने लगती है। उन लोगों को इस तरह से करता देखकर आर्य बड़े ही ध्यान से मूवी को देखने लगती है और बोलती है, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, वो तो बस मेरे हाथ से वैसे ही बाउल छूट गया, तुम लोग चुपचाप मूवी देखो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। थोड़ी देर में मूवी ख़त्म हो जाती है और आर्य एक चैन की सांस लेती है, लेकिन वो अभी भी ईशान के प्लान से अनजान थी। फिर हमारा ईशान बोलता है, भाभी क्यों ना एक और मूवी देखी जाए। जिस पर कशिश और रिद्धि एक साथ बोलते, हाँ हाँ क्यों नहीं। आर्य उठते हुए बोलती है, नहीं अब मुझे कोई मूवी नहीं देखनी है, ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं और ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, अब तुम सबको सो जाना चाहिए। रिद्धि और कशिश एक साथ बोलती हैं, लेकिन हम लोगों को अभी नींद ही नहीं आ रही है। आर्य बोलती है, रिद्धि और कशिश तुम्हें कल कॉलेज जाना है और ईशान तुम्हें ऑफिस जाना है, भूलो मत। जिस पर रिद्धि बोलती है, मुझे पता है कि मुझे कल कॉलेज जाना है, लेकिन अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे अभी मूवी देखनी है। आर्य बोलती है, तुम एक डॉक्टर बनने जा रही हो, तुम्हें देखकर कोई कहेगा कि तुम एक वुड बी डॉक्टर हो। नींद नहीं आ रही है तो जाओ जाकर पढ़ाई करो। आर्य के इस तरह बोलने से रिद्धि को गुस्सा आ जाता है। रिद्धि गुस्से से कहती है, तुम्हें मेरी स्टडी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब मेरा मन होगा मैं पढ़ लूँगी, लेकिन मेरा मन अभी मूवी देखने का है, समझे तुम?
उन दोनों के बीच बात बढ़ती देखकर ईशान एक छोटे बच्चे की तरह बोलता है, भाई आप चिंता मत करो, मैं कल सुबह टाइम पर उठ जाऊंगा और ऑफिस भी टाइम पर पहुंच जाऊंगा। प्लीज़ अब एक मूवी और देखते हैं ना, प्लीज़ भाई। कशिश भी उसे मनाते हुए आवाज़ में बोलती है, प्लीज़ भाई मना मत कीजिए, हम कितने टाइम बाद तो इकट्ठे बैठकर मूवी देख रहे हैं। बेचारी आ रही बेबसी से बोलती है, ठीक है चलो लगाओ एक और मूवी। ये कहकर वो सब फिर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और ईशान द नन मूवी लगा लेता है। वैसे एक बात बताओ, द नन मूवी मैंने देखी है, एनाबेला भी देखी है। वैसे तो मैंने सारी हॉरर मूवी देखी है, लेकिन लोग जितना बोलते हैं कि द नन मूवी ज़्यादा हॉरर है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। एनाबेला को मान सकते थे कि थोड़ा बहुत हॉरर है, लेकिन द नन मूवी मुझे हॉरर नहीं लगी। चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। वो तीनों तो मूवी को ध्यान से देख रहे थे, जबकि आर्य अपनी नज़रें नीचे किए हुए इधर उधर देख रही होती है। कमरे की लाइट भी धीमी हो जाती है, जिससे उसका डर और ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी मूवी आधी भी नहीं हुई थी कि कशिश बीच में उठकर बोलती है, मैं तो सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और वो तीन फिर से मूवी देखने में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही आर्य को अपने कंधे पर भार महसूस होता है। वो नज़रें उस तरफ करके देखती है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि ईशान उसके कंधे पर एक छोटे बच्चे की तरह अपना सर रख के सोया हुआ था। इसके बाद थोड़ी देर में उसका दूसरा कंधा भी बुरी तरह से जकड़ जाता है, तो उस तरफ देखती है तो रिद्धि को देख के उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो देखती है कि रिद्धि भी उसके कंधे का सहारा लेकर सो रही थी, जबकि उसका सर बार बार कंधे से नीचे गिरे जा रहा था। आर्य रिद्धि के सर को ध्यान से पकड़कर अपने सीने पर रख लेती है और अपने हाथ को उसके कंधे पर रखकर उसे अपने और पास सुला लेती है। उसके एक तरफ ईशान सोया हुआ था और दूसरी तरफ रिद्धि। वो बहुत गौर से रिद्धि के फेस को देख रही होती है। ये पहली बार था जब उसने इतनी नज़दीक से रिद्धि का चेहरा देखा था। गुलाबी मुलायम गाल, बड़ी बड़ी आंखें, गालों पर प्यारे प्यारे डिम्पल, सब कुछ मिलाकर कितना प्यारा था। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ जाती है, लेकिन उसकी नज़रें फिसलकर उसके नरम मुलायम गुलाबी गुलाबी पंखुड़ियों की तरह कोमल से लिप्स पर जाती है। उसके लिप्स को इस तरह से देखकर उसकी धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं। वो उसके लिप्स को एक बार महसूस करना चाहती थी। वो उसके लिप्स को अपने लिप्स से एक बार छूना चाहती थी। उन गुलाब की पंखुड़ियों का रस पीना चाहती थी। न जाने उसे कब तक घूरती रहती है और धीरे धीरे करके वो भी नींद की आगोश में आ जाती है। अगली सुबह सबसे पहले ईशान की आँख खुलती है। ईशान जब अपने चारों तरफ देखता है तो खुद को थिएटर रूम में ही आर्य के कंधे पर सर रखकर सोया हुआ पाता है। वो उठकर खड़ा होता है और आर्य की तरफ देखता है। उसने देखा कि रिद्धि भी वहीं आर्य के बाहों में सोई हुई थी, जिस पर ईशान अपने मन में बोलता है, कितने प्यारे लगते हैं ये दोनों एक साथ। भाई के चेहरे पर कितने दिनों बाद ये मुस्कुराहट देखी है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि भाई की अभी भी आपके अंदर वो पहले वाली आर्य ही जिंदा है, लेकिन सिर्फ भाभी ही उसे वापस ला सकती हैं। हे भगवान, इन दोनों को हमेशा एक साथ रखना और इन्हें एक हैप्पी कपल बना देना। फिर वो अपनी जेब से अपना फ़ोन निकालता है और उन दोनों की कुछ फ़ोटो धीरे से क्लिक करके अपने रूम में चला जाता है। अभी सुबह के 5 ही बज रहे होते हैं, इसलिए वो फिर से बेड पर जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद रिद्धि की आँख खुलती है तो वो खुद को उस स्थिति में देखकर हैरान हो जाती है। वह देखकर खुद को आर्य की बाहों में सोता पाकर झटके से उठ जाती है, जिसकी वजह से आर्य की भी नींद खुल जाती है। वो बहुत गुस्से से आर्य को देखती है और झट से थिएटर रूम से बाहर चली जाती है। अपने कमरे में आकर
रिद्धि अपने मन में बोलती है, मैं रात को उसकी बाहों में कैसे सो गई। नहीं, मैं तो नींद में भी ऐसा नहीं कर सकती। ज़रूर उसने मुझे नींद में अपने करीब किया होगा, तभी तो मुझे उससे इतनी नफ़रत है। उसकी हरकतें मुझे उससे नफ़रत करने पर मजबूर कर देती हैं। ये सोचकर वो बेड पर बैठ जाती है और टाइम देखकर फिर से सो जाती है। तभी आर्य भी कमरे में आती है और रिद्धि को सोता देखकर चुपचाप अपने जिम के कपड़े लेकर जिम करने चली जाती है। आर्य अपने ट्रेडमिल पर दौड़ रही होती है, लेकिन उसके दिमाग में आज रिद्धि ही छाई हुई थी। रिद्धि की छुअन, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके लिप्स, ये सब कुछ उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगता है। फिर वो गुस्से में ट्रेडमिल की स्पीड और बढ़ा देती है और जब वो भागते भागते हांफने लगती है तो जल्दी से ट्रेडमिल को बंद करके नीचे उतरकर ट्रेडमिल पर ही बैठ जाती है। वो खुद से वादा करती है कि वो आज के बाद से रिद्धि के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगी। इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीतता है। लगभग 15 दिन निकल जाते हैं और सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था, जैसे कि पहले चल रहा होता है। आर्य ने अब रिद्धि को इग्नोर करना शुरू कर दिया था और रिद्धि ये सब देखते हुए समझते हुए भी कुछ रिएक्ट नहीं करती है और अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है। बल्कि वो तो आर्य के ऐसे बिहेवियर से खुश थी, क्योंकि इस तरह से ही तो सही, लेकिन आर्य उससे दूर थी। आर्य का गुस्सा भी खुद ब खुद दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो जितना रिद्धि के ख्यालों से दूर रहने की कोशिश करती, उसके ख्याल उतना ही उसके दिमाग के चारों तरफ से घेर लेते हैं। रिद्धि और उसके ख्यालों से दूर रहने के लिए उसने सुबह जल्दी ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया था और वो रात को घर पर लेट भी आया करती थी ताकि उसका रिद्धि से सामना न हो। आर्य अपने ऑफिस में बैठी हुई थी कि तभी उसे कुछ याद आता है। वो खुद से बोलती है, ओ शिट यार, मैं कैसे भूल गया कि कल तो हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर सिंघानिया के बेटे का रिसेप्शन है और वहाँ मुझे रिद्धि को अपने साथ लेकर जाना है। लेकिन रिद्धि को साथ लेकर जाने के लिए तो मुझे उससे बात करनी पड़ेगी और उससे बात करना ही तो सबसे मुश्किल काम है। फिर थोड़ा सा सोचकर, नहीं नहीं, मैं उससे कोई बात नहीं करूँगी, मैं उसके बिना ही चली जाऊँगी। फिर थोड़ी देर रुककर, नहीं यार, अगर उसके बिना गई तो मिस्टर सिंघानिया को अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने तो स्पेशली रिद्धि को साथ लेकर आने के लिए कहा है। चलो कोई ना, आज घर जाकर उससे बात करती हूँ। आज वो जल्दी घर आ जाती है। घर जाकर अपने कमरे में जाकर देखती तो रिद्धिमा बेड पर उल्टी लेटी हुई थी, एक बुक पढ़ रही थी। उसने एक टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे, जिसकी वजह से उसके गोरे गोरे पैर साफ नजर आ रहे थे। आर्य को अंदर आते उसके पैरों को देखकर वहीं पे जम सी गई होती है। वो जिससे दूर भाग रही थी वही सब उसके सामने आता जा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को याद दिलाया कि वो सिर्फ यहाँ उससे बात करने आई है। ये सोचकर आर्य उसके नज़दीक जाती है और गला साफ करने की एक्टिंग करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। रिद्धि को जब ये एहसास होता है कि कमरे में उसके अलावा कोई और भी है तो वो पीछे पलट कर देखती है तो वहाँ आर्य खड़ी थी। उसने आर्य को सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा, तुम यहाँ इतनी जल्दी क्यों, कैसे, कोई काम है क्या? आर्य अपने चेहरे पर कोई भाव लाए बिना ही बोलती है, वो कल मुझे मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर के रिसेप्शन की पार्टी में चलना है। उम्मीद है कि तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी। जिससे सुनकर रिद्धि हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलती है, और अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं जाना चाहती तो? इस पर आर्य बोलती है, तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी मैंने, तुम्हें बताया है कि तुम्हें मेरे साथ जाना है। जिस पर रिद्धि गुस्से से आर्य के सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, मैं कोई तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात मानूं, मैं नहीं जाऊँगी। रिद्धि की ये बात आर्य को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी।
लेकिन फिर भी आर्य ने अपने गुस्से को साइड में करके उससे उसे उसकी कमर से अपनी बाहों में लपेट दी और अपने करीब खींचकर बोली, क्या कहा तुमने? तुम मेरी गुलाम नहीं हो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम गुलाम नहीं, बीवी हो मेरी, और मेरी बात मानना तुम्हारा फर्ज है। जिस पर रिद्धि कसमसाते हुए बोलती है, फर्ज माई फुट, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। आर्य फिर से बोलती है, तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती हो? इतना बोलकर आर्य ने उसे अपने और करीब खींच लिया। ये देखकर रिद्धि बोलती, ये क्या बेहूदगी है, क्या कर रही हो तुम, छोड़ो मुझे। रिद्धि खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन आर्य ने उसे अभी भी आर्य उसकी अपनी पकड़ और भी मजबूत कर देती है। आर्य उसे और कस के पकड़ते हुए बोलती हैं, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। जिससे रिद्धि को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में बोलती है, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने एक बार क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, मतलब कि नहीं जाना चाहती। इट्स फाइनल। यह सुनकर आर्य के चेहरे पर एक शैतानी सी हंसी आ जाती है। वो अपने एक हाथ को रिद्धि के फेस पर आए हुए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोलती है, ओके फाइन, तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, तुम्हारी मर्जी। जो तुम्हारे मन में आए वो करो, और जो मेरे मन में आएगा वो मैं करूँगा। जिस पर रिद्धि बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है? जिस पर आर्य बोलती है, तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती हो, तुम मेरे साथ मत जाओ। अब ये तो तुम्हारी मर्जी है ना कि तुम मेरे साथ जाना चाहती हो या नहीं, और तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती हो तो तुम मना कर सकती हो, और मैं तुम्हारे डैड की कंपनी में अपना पैसा लगाने से मना कर सकती हूँ। ये सुनकर रिद्धि का चेहरा पीला पड़ जाता है और घबरा कर बोलती है, तुम मजाक कर रहे हो ना आर्य? आर्य बोलती है, बिल्कुल नहीं मिसेज कपूर। रिद्धि बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती यार। जिस पर आर्य बोलती है, करना तो मैं नहीं चाहती, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो ऐसा करने के लिए। रिद्धि अपना सिर हिलाते हुए बोलती है, तुम अपना वादा तोड़ रहे हो आर्य। तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, मैंने तुमसे शादी कर ली, लेकिन अब तुम अपने किए हुए वादे से मुकर रही हो। आर्य उस पर एक गहरी नज़र डालकर बोलती है, मैं मुकर रही हूँ अपने वादे से? सीरियसली? अच्छा तो तुम बताओ कि तुम क्या कर रही हो? तुमने भी तो अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे, मेरे साथ निभाने का वादा किया था। जब तुम अपना वादा तोड़ सकती हो तो मैं क्यों नहीं? तुम मेरे साथ जो करोगी वैसे ही तुम्हें रिटर्न में मिलेगा। तुम शायद भूल गई हो कि मैं एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन हूँ, वुमेन हूँ, और मैं कोई भी घाटे का सौदा नहीं करती। इसलिए अभी भी वक्त है, सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। ये सुनकर रिद्धि हार मानते हुए बोलती है, सही कह रही है आर्य कि तुम एक बिजनेस वुमेन हो, और ये शादी तुम्हारे लिए बस एक सौदा है, एक डील है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, अब खुश? रिद्धि की ये कही हुई बातें आर्य को चुभ जाती हैं, लेकिन फिर भी आर्य ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहुत खुश। और ये कहकर उसने रिद्धि के गाल पर एक किस कर दिया। आर्य की इस हरकत पर रिद्धि तो सुन्न रह जाती है। उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। वो अपने टूटे फूटे शब्दों में बोलती है, क, 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 क्या कर रहे हो ओ आर्य? जिस पर आर्य बोलती है, तुम्हें ऐसा करने से कोई फर्क पड़ रहा है? ये कहकर आर्य ने रिद्धि को खुद से बेहद करीब कर लिया, और रिद्धि ने अपने दोनों हथेलियों से दूरी बनाने के लिए आर्य की चेस्ट एरिया पर हाथ रख दिए। कुछ पल के लिए वो दोनों ये भूल गए थे कि अभी कुछ देर पहले वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसी बातें कर रहे थे। आर्य ने उसके चिन पर अपनी उंगली लगाकर उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखने लगी। रिद्धि भी बस
उसकी नशीली आंखों में ही देखे जा रही थी। आर्य धीरे धीरे करके उसके लिप्स की तरफ झुकने लगती है। उसकी सांसें उसके फेस पर पड़ रही थी। अपने फेस पर आर्य की सांसों को महसूस करते ही रिद्धि की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। इस वक्त ना तो आर्य को इस बात का होश था कि वो क्या करने जा रही है, और ना ही रिद्धि को। इतने होश में थी कि वो ये सोच सके कि आर्य के साथ कहाँ है, कैसी हालत में है। उन दोनों के लिप्स आपस में मिलने ही वाले होते हैं कि तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए।